हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आइए देखते हैं, पहला हेडिंग है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में विद्यार्थी जैसे मान लेते हैं कोई ब्लॉक रखा है, इस पर एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो ब्लॉक रखा है तो वो जो है उसका नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका दिखाया गया है कि बॉडी अगर इधर मूव कर रहा है तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स ये आर है। तो रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यहां थीटा से प्रदर्शित किया गया है। तो यहां से अगर एंगल के बारे में सोचते हैं हम लोग, तो यहां tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा इस कोण के लिए ये लंब अपॉन बेस। तो ये लंब कितना है? ये फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फेल जो है वो यहां माना जा सकता है वेक्टर मेथड से। आप देखिए वहां पे ये हो जाएगा एल अपॉन ये। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग लिखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिखा जाता है म्यू एस इंटू एन अपॉन एन। तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? म्यू एस बराबर tan थीटा। तो एक फार्मूला ये आया, ये फार्मूला ये है। या इसे कह सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या? म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ। तो हाँ, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन या हिंदी में कहते हैं घर्षण कोण। हिंदी में कहते हैं इसको क्या? घर्षण कोण। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, वेयर म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यस, तो ये फार्मूला आपको ज्ञात कर बनाए रखना है। तो इसका परिभाषा ये हिंदी में सुने बहुत बढ़िया, सीमांत घर्षण की दशा में, सीमांत घर्षण की दशा में। अब सीमांत घर्षण जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का लास्ट सबसे अधिकतम मान होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के सबसे अधिकतम मान को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ध्यान दें, लिमिटिंग फ्रिक्शन की दशा में, सीमांत घर्षण की दशा में, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी मतलब आर, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। हिंदी में परिभाषा में सीमांत घर्षण की दशा में, सीमांत घर्षण की दशा में सीमांत घर्षण बल और नॉर्मल फोर्स, अभिलंब प्रतिबल। सीमांत घर्षण की दशा में, सीमांत घर्षण की दशा में ये कौन फोर्स है? सीमांत घर्षण की दशा में सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब नॉर्मल फोर्स जो है वो का परिणामी, इनका परिणामी कौन है? आर है। तो सीमांत घर्षण की दशा में सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी मतलब आर, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सीमांत घर्षण की दशा में सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसी डिफिनेशन को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया। इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण की दशा में द एंगल व्हिच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स मतलब आर, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब ये, एंड नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये
makes with the direction of normal force, direction of the normal reaction is called angle of friction. तो विद्यार्थी हम मतलब बता चुके हैं, एक बार दोबारा सुन लें। तो सीमांत लिमिटिंग फ्रिक्शन की दशा में, लिमिटिंग फ्रिक्शन की दशा में लिमिटिंग फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये डिफिनेशन है। तो बोर्ड वगैरह में डिफिनेशन आ सकता है, तो बोर्ड वाले डिफिनेशन पर गौर करें। लिमिटिंग फ्रिक्शन की दशा में, इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट फोर्स यानी ए नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब डिफिनेशन क्लियर हो गया है। अब इधर लौटते हैं। तो विद्यार्थी ये ट्रायंगल ले लिए, ये ट्रायंगल ले लिए, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो यहाँ एफएल अगर ये है तो ये भी क्या होगा? एफएल होगा। एफएल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नॉर्मल नॉर्मल कट गया, ये एंगल आ गया। तो इस प्रकार से एंगल को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का दूसरा हेडिंग देखा जाए, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ये क्या चीज होता है? ये होता है विद्यार्थी, जैसे कोई ब्लॉक है, प्लेन पर रखा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रेस्ट पे रहेगा ही। अब ब्लॉक को हम धीरे धीरे उठा, अब हम इंक्लाइंड प्लेन का ये तल जो है, मान लेते हैं तल थोड़ा ऊपर होता है, तो या इस केस में आया, इस केस में आया, या इससे ऊपर जाएगा इंक्लाइंड प्लेन। अगर इस टाइप का होता तो क्या होता? हाँ, तो एक ऐसा उठाते समय एक ऐसा केस आएगा जहां पे बॉडी रेस्ट पे तो रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा थीटा आर का मान जो है अगर जरा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर इससे जरा सा ज्यादा हो गया तो इस दशा में जो एंगल होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज, या हिंदी में कहते हैं विराम का कोण कहते हैं इसे, या एंगल ऑफ स्लाइडिंग सर्पी कोण कहते हैं हिंदी में। सर्पी कोण या विराम का कोण हिंदी में कहा जाता है इसे, ध्यान दें। तो थीटा इज द मैक्सिमम वैल्यू, थीटा आर इज द मैक्सिमम, theta r is the maximum value at which the body is at rest. Theta r is the maximum value at which, थीटा r अधिकतम मान है, at which जिस पर the body is at rest। मतलब इससे ज्यादा अगर थीटा का मान हो गया तो बॉडी रेस्ट पे नहीं करेगी, बॉडी क्या करेगी? स्लाइड करने लगेगी, मोशन करने लगेगी। थीटा आर की वह अधिकतम वैल्यू ये वाला है, होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? थीटा आर की अधिकतम वैल्यू होता है जिस पर ये ब्लॉक बॉडी क्या हुआ? टिका हुआ है। अगर एंगल ये थीटा आर का मान थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हो गया तो बॉडी क्या करेगा? नीचे की ओर मूव करने लगेगा। तो वो केस हो जाएगा क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस हो जाएगा। और अगर इस थीटा आर का ये कंडीशन, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन यहां होता तब क्या होता? तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस हो जाएगा। अगर थीटा आर यहां होता ये इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या हो जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का केस हो जाता। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है। अगर इंक्लाइंड प्लेन यहां होता तो क्या होता है इसके लिए? तब ये होता काइनेटिक फ्रिक्शन का केस, क्योंकि तो बॉडी मूव करने लगता। तो यही है। तो थीटा आर मैक्सिमम एंगल है जिस पर बॉडी क्या हुआ है? टिका हुआ है, स्लाइड अभी नहीं कर रहा है, जस्ट करने वाला है।
जस्ट अबाउट टू मूव, यस। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग की डिफिनेशन लिखा है, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मतलब थीटा आर, विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ, सच दैट ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट, ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट इज जस्ट बिगन टू स्लाइड, मतलब जस्ट क्या करने वाला है, स्लाइड करने वाला है, स्लाइड करना या सरकना प्रारंभ करने वाला है, ऐसे कंडीशन में तो इसे क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। यहां मतलब समझना है, देखिए दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज कहा जाए और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो जस्ट हम लोग अभी जो पढ़े हैं, दोनों एक ही दशा में, क्योंकि दोनों जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में आया है, दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में आता है, तो दोनों एक ही चीज है। चलिए देखते हैं, ये मास का मान लेते हैं, लग रहा होगा, तो एम जी तो नीचे की ओर कार्य करता है, ये अगर थीटा आर है तो ये वाला 90 माइनस थीटा आर हो जाएगा, तो ये क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा, ये थीटा आर है तो ये भी थीटा आर हो जाएगा, कई बार हो चुका है, ये सब देखते रहिए आप लोग। अरे भाई कोई एंगल, ये 90 माइनस थीटा हो गया, अब ये भी जो है परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहां से ये भी क्या परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये इसे क्या होना पड़ेगा, इसे होना पड़ेगा थीटा आर, ताकि जोड़ने पर फिर क्या आ जाए, 90 आ जाए, ये 90 माइनस थीटा आर, तो ये थीटा आर, तो ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा, वही होना भी चाहिए। हाँ चलिए ठीक है, एंगल ठीक है। तो अब जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये केस है, जब स्लाइड करने वाला थीटा आर का मान अधिकतम है, इससे बड़ा कोण नहीं संभव, इससे बड़ा कोण होगा तो बॉडी नीचे की ओर मूव करने लगेगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन का केस हो जाएगा। अगर इससे छोटा कोण ले लेते हैं तो बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करेगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस हो जाएगा, यस। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है, तो उसी दशा में होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस। अब ये क्या करेगा, बैलेंस, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये इसको, ये किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा आर, इक्वेशन 1 हो गया। और नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, एन इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा आर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, ये डिवाइड करेंगे तो एफ एल अपॉन एन इक्वल टू, एम जी से एम जी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा आर अपॉन कॉस थीटा आर, ये हो जाएगा। एफ एल लिमिटिंग जो फोर्स होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है, अपॉन एन हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा आर हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो गया, मतलब म्यू एस इक्वल टू आया tan थीटा आर, tan थीटा आर आया, यहां से म्यू एस बराबर tan थीटा आर आया, म्यू एस बराबर tan थीटा भी तो आया था, तो tan थीटा भी आया था, तो इतना तो ये क्लियर करिए, और कंसेप्ट देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो लिखा ही जा सकता है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो जो एंगल ऑफ रिपोज है वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो दोनों में अंतर इसलिए नहीं है कि दोनों जो है निकाला गया किस दशा में, इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण की दशा में दोनों चीज निकाला गया है। तो एंगल ऑफ रिपोज हम समझते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहां लिखा है यहां से मतलब समझ लीजिए, चाहे ये डिफिनेशन लिखा है यहां से मतलब समझ लीजिए, तो ये दोनों एक ही चीज है। अब हम प्रॉब्लम हल करने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट बताते हैं, इतना आप कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग
के कंसेप्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यूमेरिकल में आपकी मदद करेगा, उसे मैं लिखा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट है, इफ थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, मतलब थीटा आर, इफ थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, तो क्या रहेगा, नो स्लाइडिंग बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब बॉडी जो है मोशन नहीं करेगा, इसका मतलब है बॉडी क्या है, रेस्ट पे रहेगा। ध्यान देना है, अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तब तो ये कैसा केस हो जाएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का केस हो जाएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ये ध्यान देना है आपका, मतलब यहां तक लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस नहीं आएगा। इसके आगे चलते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, मतलब कोई प्रॉब्लम दिया, उसमें थीटा आर एंगल ऑफ रिपोज पहले दे दिया है और फिगर बना के दे दिया है, उसमें जो अलग से एंगल दिया है वो थीटा, वो जैसे वो एंगल ऑफ रिपोज मान लेते हैं 60 डिग्री दे दिया, और ये थीटा 30 डिग्री में फिगर बना के दे दिया। तो ऐसी दशा में क्या है, बॉडी स्लाइड, मान लेते हैं कोई फिगर ऐसे दे दिया है, एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर, ये 60 है, ये 30 है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, बॉडी इज एट रेस्ट पे होगा। ऐसे केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कहां से आएगा, ये जो इसका बॉडी होगा इस तरफ जो वर्क करेगा, मूव करने के लिए जो कोशिश करेगा, वही अप्लाइड फोर्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बहरहाल इस टाइप किया जाता है। और दूसरा केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज जो है, जितना एंगल ऑफ रिपोज है उतना ही फिगर में, ये 60 है तो ये भी क्या है 60 दिया है। ऐसे केस में एंगल अगर थीटा आर के बराबर है तो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड, बॉडी जो है गति ही करने वाला है, सरकने वाला है। इसका मतलब ये केस हो जाए, मतलब ये केस क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, लास्ट स्टेज। तो थीटा की अधिकतम मान है जो बॉडी को सहन कर सकता है, वो पिंड पे वहां पे टिके रह सकता है, उससे ज्यादा थीटा का मान होने पर बॉडी मोशन करने लगेगा। तो बहरहाल ये थीटा का लास्ट मान। अगर ऐसा है तो वहां पे केस क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तब हम प्रॉब्लम हल करते समय लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल निकालेंगे, एफ एल इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। चलिए तीसरा और अंतिम केस है विद्यार्थी, ये है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन, ये जैसे ये 45 यहां दे दे, ये 45, और ये यहाँ क्या दे दे 30, ये 60 कर दे, ऐसा केस कहीं आ जाए, एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री और जो थीटा फिगर में दिया हो कितना दे दे 60 डिग्री, तो ऐसे केस में सवाल देखने से ही पता चल जाएगा कि स्लाइडिंग स्टार्ट, ये बॉडी जो है मोशन करने वाला है, नीचे की ओर क्या करने वाला है, मोशन करने वाला है। तो जब मोशन करने वाला है तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का मान आप जानते हैं ये कांस्टेंट रहता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी उतार लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, आज का पहला क्वेश्चन। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 60 डिग्री, कैलकुलेट फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन। मतलब एंगल ऑफ रिपोज मतलब थीटा आर बराबर दिया है विद्यार्थी 60 डिग्री, ये दिया है। अब ये वाली थीटा 30 डिग्री जो है ये क्या है, लेस देन थीटा आर है। जब ये वैल्यू थीटा आर से कम है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो बॉडी मूव नहीं करेगा, बॉडी इज एट रेस्ट। क्या होगा यहाँ पे, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे होगा। ऐसी दशा में क्या कार्य करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू अप्लाइंग फोर्स होता है, एफ एस इक्वल टू अप्लाइंग फोर्स। चलिए हम लोग कुछ बनाते हैं, यहाँ फिगर बनाते हैं। तो अप्लाइंग फोर्स, ये एम जी नीचे को कार्य करेगा 2g, ये अगर थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा 2g cos थीटा। अब ये जो बैलेंस करता है ये नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करता है,
इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2g साइन 30। यस, 2g साइन 30 हो जाएगा, 2g साइन 30। तो 2g साइन 30 यही क्या होगा, ये इसको इस तरफ ले आना चाहेगा, इसके इक्वल में जो फ्रिक्शन कार्य करेगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन ये टेंडेंसी होगी नीचे ले आने की, नीचे ले आने की टेंडेंसी होगी, लेकिन बॉडी मोशन नहीं करेगा, क्योंकि जो है एंगल का मान एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, बहुत कम है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स ये अप्लाइंग फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइंग फोर्स मतलब जो बॉडी को मोशन में लाने की कोशिश करता है। यस, तो ये ऐसी केस में हो जाएगा 2g साइन 30, 2g बराबर 10 लेते हैं, साइन 30 मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मान कितना कार्य करेगा इस दशा में, 10 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मान अधिकतम मान कितना कार्य करता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, तो उस दशा में क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, उस दशा में लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो ये प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो चुका है। या कोई कहे नहीं हम दूसरे तरीके, ये तो कॉन्सेप्ट से हो गया। या ऐसा भी कोई कह सकता है कि इसका वो फ्रिक्शन क्या, इसका वैल्यू ज्ञात किया जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह। अथवा दूसरे तरीके से कोई सोचे tan थीटा आर इक्वल टू क्या, म्यू यस, ऐसा कोई सोचे तो थीटा आर, थीटा कितना है, थीटा आर मतलब एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू म्यू यस। tan 60 का मान होता है √3, √3 इक्वल टू क्या, म्यू यस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना आया है। अब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, कितना निकाल लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो चलिए देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। यस, तो म्यू एस है √3, एन, एन मतलब एन किसके बराबर है, तो यहां पे एन इक्वल टू है 2g cos थीटा। यस, थीटा बोले तो 30 डिग्री यहां पे रहेगा। यस, 2g cos 30, तो √3 गुणे 2 गुणे g, 10 cos 30 sin 60 के बराबर होता है, इतना आया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यस, तो √3 गुणे √3 3 और गुणे 10 कितना आया, 30 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान क्या हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान निकाले, वो 30 न्यूटन आ रहा है। अब हम वो ये अप्लाइंग ये वाला निकालते हैं जो कि मोशन के परिवर्तन, अप्लाइंग फोर्स एफ, ये निकाल लेंगे। ये तो यहां पे बराबर आया है ना, तो लेकिन जब इस विधि से हल करेंगे तो क्या करेगा, ये इतना है, तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट से लगाने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। तो ये वाला फोर्स कितना आ रहा है, एफ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जो मोशन करने की कोशिश करता है, अप्लाइड फोर्स, तो ये हो जाएगा 2g साइन 30, ये हम लोग हल किए, 2 गुणे 10 गुणे साइन 30 मान 1/2, ये आया 10 न्यूटन। तो यहां हम कहेंगे अप्लाइंग फोर्स का मान क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, बहुत कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बहुत कम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो, तो इससे ये कम है, तो जाहिर बॉडी मोशन नहीं करेगी। इससे ये कम है तो वो फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, अप्लाइंग फोर्स के बराबर होता है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान ज्यादा कार्य कर रहा है, इससे पता चल गया कि बॉडी मोशन में नहीं है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो इस न्यूटन के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन यही अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, जो कि इससे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का कांसेप्ट पढ़ चुके हैं, उसी कांसेप्ट पे 100% ये सवाल लग रहा है, आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बस इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर एस इक्वल टू क्या, अप्लाइंग फोर्स आप निकाल चुके हैं कितना, 10 न्यूटन, ये आंसर तब भी आएगा। तो चाहे आप इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इतना करिए, चाहे तो आप थ्योरी के ही सहायता से काम कर लीजिए,
लेकिन ये आपको हमेशा काम आएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा। कभी कभी एंगल वगैरह नहीं दिया रहता है, एंगल ऑफ रिपोज, या एक ही एंगल दिया रहता है, पता नहीं नीचे आएगा कि नहीं आएगा, कोई जानकारी में नहीं रहता है। तो ऐसे केस में हम लोग जो है इस टाइप का केस करते हैं, तो उससे पता चलता है तो क्या होगा। तो ये हमेशा ग्लेब वैलिड है। तो आप चाहे इस कंसेप्ट लगाइए, सवाल यही समाप्त हो गया है। या पूरा आप निकालिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाले और अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। अब देखिए उससे ज्यादा कम, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान बहुत ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से, तो जाहिर है बॉडी बिल्कुल गति नहीं करेगा, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन होगी। और स्टैटिक फ्रिक्शन वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। इस एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री, कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन। तो एंगल ऑफ रिपोज जो हमको दिया हुआ है थीटा आर इक्वल टू 37 डिग्री, एकदम ठीक है। और ये 60 से क्या है, 60 डिग्री इज ग्रेटर देन क्या, थीटा आर। तो थीटा आर जो मैक्सिमम कोण होता है जिस पर बॉडी रेस्ट पे होता है या जस्ट स्लाइड करने वाला होता है, मैक्सिमम कोण। अब इससे बड़ा कोण हो गया, इससे बड़ा कोण हो गया तो मतलब बॉडी अब टिकेगा नहीं, ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाले केस में चला गया, अपने आप ही पता चल गया, इसी कंसेप्ट से ही पता चल गया, क्योंकि थीटा का मान 37 से बहुत ज्यादा है। तो यहां आ गया, बस खत्म। तो बॉडी इज मूविंग, स्लाइडिंग मोशन वाला केस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या रह गया, इसमें जो फ्रिक्शन हो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कह रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो एफ के इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू एन। अब यहां तो हम कुछ किए नहीं, अब ये प्रॉब्लम है तो जाहिर है कि इसका वेट 2g नीचे की ओर कार्य करेगा, और ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, 2g cos 60, और इस डायरेक्शन में जो कार्य करेगा 2g sin 60 कार्य करेगा। यहाँ नॉर्मल फोर्स होता है, और ये इस दशा में काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। यस, हाँ। तो म्यू के यहाँ पे प्रॉब्लम में ही दे दिया है, म्यू एस इक्वल टू 0.3, अगर उसकी जरूरत है म्यू के इक्वल टू 0.2, तो म्यू के इक्वल टू 0.2 ले लेते हैं, और नॉर्मल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन बराबर जो है एन इक्वल टू है 2g cos 60 है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 2g cos 60, तो 0.2 गुणे 2 गुणे 10 गुणे cos 60 का मान है 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से गुणा करें कितना आएगा 2 न्यूटन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन आया वो हमारा कितना आया, काइनेटिक फ्रिक्शन का मान कितना आया, 2 न्यूटन आया। यस, इतना आया। तो भैया उसमें कह रहा है कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में ये कंफर्म नहीं था सवाल लगाने से पहले कि कौन सा फ्रिक्शन होगा, तो ये कंसेप्ट लगाए तो इससे हमें पता चल गया कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस है। अब दूसरा एक्सीलरेशन पूछ रहा है। एक्सीलरेशन के लिए हमें चाहिए नेट फोर्स, तो एफ नेट ज्ञात करेंगे, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा ये अप्लाइड फोर्स या एफ ए माइनस क्या एफ के, ये है कंसेप्ट। अरे भाई रिजल्टेंटली बॉडी नीचे की ओर कार्य करती, इसका मतलब ये वाला फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या है, ज्यादा है, तभी तो बॉडी मोशन कर रहा है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, जो बचेगा वो नेट फोर्स होगा, वो एक्सीलरेशन के लिए उत्तरदायी होगा। एफ ए यहाँ पे कितना है 2g sin 60। अरे भाई आपको आशंका है तो एफ ए अप्लाइड फोर्स APPLIED अप्लाइड फोर्स आप पहले से निकाल दो, अप्लाइड फोर्स ये हो जाएगा 2g sin 60, 2g का मान 10 sin 60 1/3/2, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 10√3 न्यूटन। यस, तो चलिए अब इसका झंझट खत्म हो जाएगा। तो एफ ए आपका है 10√3
और एफ के है 2 न्यूटन। ये वैल्यू वगैरह सब अपने मन से रखा गया है, जाहिर है कि कोई जरूर नहीं कैलकुलेशन अच्छा आए, बस कॉन्सेप्ट यहाँ हम बता पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है वैल्यू अपने मन से रखा गया है सब। हाँ, तो इतना आया नेट फोर्स। अब ये अगर ये कैलकुलेशन करेंगे यहाँ 0.3 का मान 10 गुणे √3 मान 1.732 होता है, तो रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 17। इससे गुणा करेंगे 10 से तो 17 माइनस 2 मतलब 15 न्यूटन आ रहा है। क्या चीज? नेट फोर्स। √3 का मान केवल क्या ले रहे हैं? अंडर रूट ये 1.732 होता है √3 का मान टोटल, लेकिन एक का पॉइंट में लिए है। अब नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो ए इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम, एफ नेट आया 15 न्यूटन अपॉन 2, तो 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस 2 7 14 25 10 यस 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये बॉडी नीचे की ओर मूव करेगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इस टाइप से लगा। इसी सवाल को एक और तरीके से लगा सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह निकालिए। देखिए अप्लाइड फोर्स तो ये हो गया, आप पहले से अप्लाइड फोर्स निकाल लीजिए, इसकी जरूरत लगेगा, ये हो गया। अब आप हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन की जरूरत है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए क्या चीज आपके पास नहीं है? सब कुछ तो है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल इक्वल टू म्यू एस इंटू एन सब है, आप निकाल लीजिए। तो ऐसा जब हम लोग निकालेंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइड फोर्स से क्या आएगा? ये बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, ये चीज बहुत ज्यादा आएगा। हाँ, ये ज्यादा आएगा तो ये जो है क्या करेगा? सॉरी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान, ये जो वैल्यू है, ये हमारे अप्लाइड फोर्स से इस दशा में क्या आएगा? कम आएगा। कम आएगा, जाहिर कि क्या मान? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान स्टैटिक फ्रिक्शन का ये अधिकतम कंडीशन है। अगर ये वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम आएगा तो जाहिर है ये ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगा? नीचे की ओर मोशन करेगा। तो मोशन का पता चल जाएगा। जब मोशन का पता चल जाएगा इस कॉन्सेप्ट पे, तो हम क्या निकाल लेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना आया, काइनेटिक फ्रिक्शन आया, अप्लाइड फोर्स आया। अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, जाहिर नेट फोर्स के लिए इसमें से घटा देंगे, फिर यही प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब ये थीटा वाला कंसेप्ट अगर लगाते हैं तो ये इतना कम जगह लेगा, अदरवाइज आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइड फोर्स से बहुत कम आएगा। इस केस में मोशन करेगा तो आपको क्या निकालना चाहिए? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मान अप्लाइड फोर्स से क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का मान ये अप्लाइड फोर्स से क्या होगा? कम होगा। हाँ, ये वाला कम होगा, ये वाला ज्यादा, तभी तो बॉडी नीचे को मोशन करेगा। तो नेट फोर्स के लिए हम लोग घटा लेंगे, जैसा कि यहाँ किए हैं, और यह बराबर एम में लगा देंगे तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो हमें फ्रिक्शन चाहिए था, हमें एक्सीलरेशन चाहिए था, दोनों इस कंसेप्ट से हो गया है। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, एक और कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, ध्यान से सुने। क्वेश्चन 3, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत लंबा सा लिखा है, मैं लिख नहीं रहा हूं। एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पर, यहाँ 2 kg का ब्लॉक है, कोई यह फोर्स लग रहा है, इसे पुश कर रहा है। ये बॉडी एक एक्सीलरेशन से नहीं गति कर रहा है, एक्सीलरेशन इसका 0 है, मतलब कांस्टेंट वेग से ऐसे नीचे आ रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो कह रहा है एफ का मान क्या होगा? What force must be applied to the block so that it move down the plane without acceleration? ये फोर्स का मान पूछ रहा है, तो ऐसे केस में कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे mg तो हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, सब लोग जानते हैं, कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो कितना? mg cos 30, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? mg sin 30। अगर ये बॉडी नीचे की ओर मूव कर रहा है तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इस डायरेक्शन में कार्य करेगा, एफ के इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो ये बॉडी क्या है?
विदाउट एक्सीलरेशन कर रहा है, इस पर क्या कार्य करेगा, नेट फोर्स क्या होगा, इस पर जीरो कार्य करेगा। नेट फोर्स जो कार्य करेगा, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होगा। तो नेट फोर्स आप देखिए यहाँ पे ये एफ भी इसी डायरेक्शन में है, तो एफ प्लस एम जी साइन 30 एक डायरेक्शन हो गया, माइनस एफ के इक्वल टू जीरो। ये काफी क्वालिटी वाला सवाल है, देखें ध्यान दें। तो इस टाइप का केस दिया हुआ, एक यह फोर्स भी नीचे की, इसका वेट का कंपोनेंट ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है, अलग की बात है, अलग से फोर्स भी नीचे की ओर ही कार्य कर रहा है। और ये बॉडी विदाउट एक्सीलरेशन जा रहा है, विदाउट एक्सीलरेशन अगर जा रहा है, एफ नेट इक्वल टू एम ए हो जाता। अगर ए जीरो है तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो कह रहा है व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इज मूव्स डाउन मतलब नीचे को गति करता है, द प्लेन विदाउट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये लंबा सा लिखा है, एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन जीरो दे दिया है विद्यार्थी, तो उस पर कार्य करने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स भैया ये जीरो हो गया। अब इसी को सॉल्व करना, फोर्स आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू, अगर आपसे पूछा है तो ये एफ के उस तरफ जाएगा, एफ के माइनस क्या कार्य करेगा, एम जी साइन 30। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। और एफ के हम लोग निकाल लेंगे, यस, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यस। तो एफ के इक्वल टू क्या होता है, एफ के अगर आप चाहते हो तो म्यू के इंटू एन। तो जो म्यू दिया है यही म्यू एफ के लिए प्रयोग किया जाएगा, जो म्यू दिया है यही म्यू एफ के लिए प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एक ही म्यू दिया है। और नॉर्मल की जहां तक बात से है, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, एम जी cos 30 के बराबर होगा। तो यहां से क्या निकालेंगे, एफ के निकाल लेंगे, बाकी सब ज्ञात है, तो यहां से अप्लाइड फोर्स आपको ज्ञात हो जाएगा, यस। एक ये सवाल हो सकता है, सेकेंड केस में ये हो सकता है यही डायरेक्शन केवल उल्टा कर दे, क्या कर दे, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कंसेप्ट कर रहा हूं। सेम सवाल यही है, आपकी बार पुल करें ऊपर की ओर, और फिर ये कह रहा है एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या है, जीरो। मतलब दूसरे वाले कंसेप्ट में भी कह रहा है एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। अगर एक्सीलरेशन जीरो कह रहा है विद्यार्थी, तो इसका मतलब फिर एफ नेट क्या होगा, जीरो होगा। ये एफ नेट निकालेंगे। ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सीलरेशन जीरो, मतलब उसकी स्पीड जो है सेम है, ये कह रहा है। हाँ चलिए, तो नेट फोर्स, अब नेट फोर्स क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो एफ माइनस, अब ये एफ के जो कार्य करेगा वो इस डायरेक्शन में कार्य करेगा, एफ के जो है अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ माइनस क्या हो जाएगा, एफ के प्लस एम जी साइन 30 इक्वल टू क्या, जीरो। क्योंकि एक्सेलरेट वो क्या कह रहा है, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स इक्वल टू एम ए जीरो होने की वजह से जीरो हो जाएगा। तो बस अगर यहां से कोई फोर्स, देखो यहां फोर्स बराबर इतना आया, आपकी बार फोर्स बराबर कितना आया है, एफ के प्लस एम जी साइन 30। क्योंकि बॉडी अगर इधर की ओर मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इसी डायरेक्शन। तो देखिए अप्लाइड फोर्स क्या लगेगा, दोनों डायरेक्शन में अलग अलग आ रहा है वैल्यू। तो ये केवल कॉन्सेप्ट हम समझा रहे थे, अगर कुछ और इस टाइप का केस आ जाता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर एक्सीलरेशन विदाउट एक्सीलरेशन कर दे, विदाउट एक्सीलरेशन कर दे, तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्योंकि एफ नेट इक्वल टू होता है एम ए, तो एम गुणे ए जीरो होने की वजह से क्या आएगा, जीरो होगा। तो विदाउट एक्सेलरेशन अगर कहता है तो आप लोग इस कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। इस केस में अप्लाइड फोर्स वगैरह आप आसानी से निकाल सकते हैं पुराने कंसेप्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और आप विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।